Hi everyone, good morning. I hope you're doing well. I got so many requests regarding UK Triple SC Assistant Accountant exam. किसी को ये जानना था कि ये एग्ज़ाम किस दिन होने वाला है, कब इसका नोटिफिकेशन आया था, इसमें हिंदी टाइपिंग किस टाइप की होने वाली है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें कैलकुलेटर यूज़ होने वाला है या नहीं, या इसके क्या नॉर्म्स हैं. किसी किसी का आई थिंक आई गॉट दीज क्वेरीज ऑल्सो कि जीके आ रही है कि नहीं, उत्तराखंड आ रही है कि नहीं. तो अगर आपकी इस टाइप की कोई भी क्वेरीज़ है, क्योंकि मैंने मल्टीपल कमेंट्स देखे हैं बहुत सारी वीडियोस में, मेरी यही बेसिक क्वेरीज थी. एक लोग कंफ्यूज थे कि सिलेबस है क्या, क्योंकि जिन्होंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था और जो अब देने वाले हैं उसमें डिफरेंस है. पहले आई थिंक हिंदी भी आती होगी कभी, बट अब नहीं आती है. तो आपका जो सिलेबस का डाउट है वो क्लैरिफाई हो जाएगा. आपको ये पता लग जाएगा कि नोटिफिकेशन कब भरा गया था और कब नहीं, अब ये कब आने वाला है, आपकी हिंदी टाइपिंग किस टाइप से होने वाली है, आपका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या यूनिट्स हैं, कौन सी यूनिट से कितना आएगा, या फिर एक्चुअल में अगर ये कॉमर्स का पेपर है तो कितना ही आने वाला है. इस वीडियो में आपको ये सारी की सारी क्वेरीज रिजॉल्व होने वाली है. थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट इट विल रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज. तो सबसे पहले मुझे ये क्लियर करना है कि ये जो नोटिफिकेशन आया था ना, ये आया था मार्च के टाइम में, और इसका जो टाइम लिमिट था वो था 5 अप्रैल से 29, और ये कभी एक्सटेंड नहीं हुआ. पहले नोटिफिकेशन के हिसाब से इसका जो डेट था, एग्ज़ाम होने वाला था 6 जुलाई को, फिर ये पोस्टपोन हो गया और जो नई डेट है वो है 7 सितंबर. ठीक है. उसके बाद मैंने एक जने का कमेंट देखा था, उसने मुझे बोला था कि हिंदी टाइपिंग किस लिपि में आएगा या ऐसा करके कुछ पूछा था. तो ये देखो, ये नोटिफिकेशन है. ठीक है. सहायक लेखाकार हिंदी में बोलते हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट इंग्लिश में, राइट. आई थिंक ये नोटिफिकेशन का मैं PDF डाल दूंगी. तो इसमें आई थिंक यही मोस्टली सब लोगों ने भरा हुआ है इस फॉर्म में, सहायक लेखाकार वाला. ठीक है. तो इसमें इन्होंने हमें क्या बोला था, इन्होंने हमें सिर्फ इतना बोला है कि जिसके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से वाणिज्य, मतलब अल्टीमेटली इसका मतलब सिर्फ इतना, तुम ग्रेजुएट होने चाहिए, या तो तुमने BBA किया है या तो तुमने BCom किया है. ठीक है. अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो अकाउंटेंसी में तो भी अच्छी बात है, अथवा लिखा है उसके बीच में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हो तो दैट्स अ गुड थिंग. अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि इसका बेस जो था वो ग्रेजुएशन था. ठीक है. अब ये देखो, अब हिंदी टाइपिंग में इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि ये किस फॉर्म में आपसे लिखवाएंगे. इन्होंने लिखा है हिंदी टाइपिंग का सिर्फ आपको 400 डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए, मतलब 4000 वर्ड्स पर आवर. समझ गए. हिंदी टाइपिंग के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा है इन्होंने, बाकी कुछ मेंशन नहीं किया. तो आई थिंक जो जो क्लियर करेंगे उनको नोटिफिकेशन आएगा, और उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आएगा कि आपको किस फॉर्मेट में करनी है. ठीक है. तो हिंदी टाइपिंग के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा है. हम आ जाते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है हमारा सिलेबस, राइट. तो सिलेबस है ये, इसमें लिखा है सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट 3, क्लर्क, कैशियर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर स्टोर कीपर. सिलेबस इन्होंने इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबली पेपर तो दोनों लैंग्वेज में आएगा. और मैं आपका एक और जो डाउट है ना वो क्लियर कर देती हूँ कि पेपर का फॉर्मेट क्या होने वाला है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, माइनस मार्किंग है या नहीं, ये भी इन्होंने सब कुछ लिखा है. देखो, अगर हम ये वैकेंसीज क्लियर करके थोड़ा सा नीचे आते हैं ना, देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली दिया हुआ है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे आपको मिलेंगे. ठीक है. कितना लिखा है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं. ऑल दो इसमें लिखा है कि अगर आप OBC से हो, सामान्य से हो, तो आपको 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे सेकेंड फेज में जाने के लिए, और अगर आप जनरल से हो तो आपको 30, सॉरी, अगर आप सामान्य OBC, सामान्य का मतलब जनरल ही होता है, 45% लाने पड़ेंगे, और अगर आप अनुसूचित जाति से हो, मतलब ST SC से हो, तो आपको 35% लाने पड़ेंगे लिखित परीक्षा में. ठीक है.
उसके बाद जो पेपर होगा वो OMR शीट में होगा। उसमें आई थिंक अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम दिया तो आपको उसमें 3 पेपर मिलते हैं, एक आपको सबमिट करना होता है, एक आप अपने साथ लेके आ सकते हो घर, और आई थिंक 2 इन्विजिलेटर रख लेते हैं अपने पास, ऐसा कुछ। ठीक है, ये क्लियर है। और एक और चीज़ क्लियर करनी है मेरे को कि माइनस मार्किंग होगी कि नहीं। माइनस मार्किंग होगी, डेफिनेटली बात है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और माइनस मार्किंग ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वही है कि हर ऑप्शन में 4 विकल्प होंगे, चारों में से एक को चुनना होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न के दिए गए एक गलत उत्तर के लिए अंकों का 1/4, हाँ मतलब वही है कि अगर आप एक आंसर गलत करते हो तो आपको 1/4 जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स मिलता है ना, अगर सही है तो 1 मार्क्स मिलेगा, नहीं है तो 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ठीक है, माइनस मार्किंग में थोड़ा ध्यान से करके आना पेपर में। ठीक है, फिर वही है, अगर एक से ज़्यादा आंसर दिए, जो बेसिक होता है, एक से ज़्यादा आंसर दिए तो वो वैलिड नहीं होगा, वो सारी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो है हमारा सिलेबस। आई थिंक इसके बाद किसी को शायद ही कोई क्वेरी होगी। ठीक है, तो ये है हमारा सिलेबस, इसमें 6 यूनिट है। ठीक है, तो जो पहली यूनिट है वो ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैं इसमें भी आपको बता देती हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपको पढ़ना है वो ये है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग इक्वेशन, कन्वेंशन, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें आएगा जनरल लेजर, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, BRS मतलब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग, प्रोविजन एंड रिजर्व, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर विद एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप अकाउंट, admission, retirement, debt and dissolution, issue, forfeiture and reissue of shares, issue and redemption of debentures, issue of bonus share, stock splits, buyback of shares, introduction to GST, GST का ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन बोला है इन्होंने, इंट्रोडक्शन ऑफ GST, कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन अकाउंटिंग। ठीक है, ये अभी हम यूनिट नंबर 1 की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इसमें आएगा एन ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग यूजेज इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन अकाउंटिंग एंड जनरेटिंग वेरियस इन्वेंट्री रिपोर्ट फॉर मार्जिनल डिसीजन मेकिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि आ गया हमारा डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एलेक्जेंड्री मेमोरी, ऑपरेशन सिस्टम, इंटरनेट, MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ये है यूनिट नंबर 1 थी। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना, सबसे बड़ी यूनिट यही है एंड आई थिंक ये मैक्सिमम कवर करेगी 25 to 30 मार्क्स। आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि बाकी यूनिट्स छोटी हैं एज कम्पेयर टू यूनिट नंबर 1। बाकी यूनिट में इतने सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं हैं। दूसरी यूनिट बात करते हैं, दूसरी यूनिट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें आने वाला है नेचर, उसका स्कोप, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल फंक्शन, कैपिटलाइजेशन, थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, उसके बाद है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कंटेम्प्टरी इश्यूज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो कंटेम्प्टरी इश्यूज है ना, उसको ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 का ही दूसरा पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी क्या क्या आने वाला है, उसका मीनिंग, उसका नेचर, उसके यूज़, उसकी इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म with major headings and subheadings as per Schedule 3 of Companies Act 2013। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या आएगा, उसका मीनिंग आएगा, उसका सिग्निफिकेंस आएगा, ऑब्जेक्टिव आएंगे, इंपॉर्टेंस आएंगे, लिमिटेशंस आएंगे, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आएंगे,
कंपैरेटिव स्टेटमेंट आएगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट आएगा, रेशियो एनालिसिस में रेशियो प्लीज़ याद कर लेना, इसके 2 से 3 क्वेश्चन पक्का ही आने वाले हैं। उसका मीनिंग है, उसका ऑब्जेक्टिव है, उसके एडवांटेज है, उसका क्लासिफिकेशन है, उसका कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लो एनालिसिस। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे छोटी यूनिट है लेकिन इसकी भी अच्छी खासी वेटेज होगी क्योंकि यूनिट नंबर 3 है मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। मनी एंड बैंकिंग, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको मनी एंड बैंकिंग आती होगी। मनी एंड बैंकिंग में क्या है, इसमें है इसका मीनिंग, इसके फंक्शंस, इसके इंपॉर्टेंस, काइंड ऑफ मनी। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी तो आपको वो याद है M1 M2 M3 जो हमने इकोनॉमिक्स में कभी पढ़ा था, ठीक है। मीनिंग, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, काइंड्स ऑफ मनी, वेरियस मैथड ऑफ नोट इशू विद अ पर्टिकुलर रेफरेंस टू देयर वर्किंग इन इंडिया। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग, टाइप्स, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। रूरल बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक, नॉट शेड्यूल्ड बैंक्स, कितने गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, क्या ही बैकग्राउंड था बैंक्स वगैरह का, कब स्टार्ट हुए थे, क्योंकि 3 फेजेस में हुआ था ना ये। फर्स्ट फेज़ में कितने थे, सेकंड फेज़ में कितने थे, थर्ड फेज़ में कौन कौन से आए, जब फाउंडेशन हुआ था तो उस टाइम पे कौन से बैंक से, अगर आपको टर्म याद हो इम्पार्शल। आई थिंक आपने अभी तक तो पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लो, अभी भी 15 दिन का टाइम है। पूरा लिटरली आप फाड़ दोगे पेपर को अगर इस 15 दिन में भी अगर आपने 10-10 12-12 घंटे पढ़ लिया ना। एक्चुअल वाली पढ़ाई की बात कर रही हूँ मैं, बैठ के वीडियोस नहीं देखनी है, बुक से पढ़ो, दैट विल हेल्प यू मोर देन एनीथिंग एल्स। आई एम टेलिंग यू, वीडियोस देखना, जस्ट स्टॉप वॉचिंग द वीडियोस। अपनी बुक पकड़ो, अपनी कॉपी पकड़ो, नोट्स नहीं लिखने हैं कोई बात नहीं, बुक में अंडरलाइन कर लो। दिस इज़ द बेस्ट टाइम सो फार, इसके अलावा कोई और ऐसा टाइम उड़ के नहीं आएगा आपके पास सच में। स्टार्ट स्टडिंग, आई एम टेलिंग यू। कोई आके आपको बचाने नहीं वाला है, कोई आपकी जगह पढ़ाई नहीं करने वाला है। अगर आप पास होते हो तो यू विल पास, इफ़ यू विल फेल ओनली यू विल फेल, आई एम टेलिंग यू दिस। प्लीज़ फोकस रहो अपने करियर को लेके, एग्ज़ाम्स को लेके, जॉब्स को लेके, कि आपको क्या करना है। क्योंकि अगर हम ये फॉर्म भर रहे हैं ना तो इसका मतलब है हम ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं। चलो टॉपिक में वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़ने हैं आपको, ई बैंकिंग पढ़नी है आपको, उसके बाद डिजिटल पेमेंट पढ़ना है, आरबीआई के फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मेन फीचर्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस, क्रिटिकल स्टडीज ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, मनी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और मनी मार्केट में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कैपिटल मार्केट पढ़ना है, उसके टाइप्स पढ़ने हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। स्टॉक एक्सचेंज का आपको फंक्शन पढ़ना है, ट्रेडिंग प्रोसेस पढ़नी है, एसबीआई का, एसबीआई नहीं, सेबी पढ़ना है, सिक्योरिटी एंड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। आपको सेबी के क्या क्या पढ़ने हैं, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके फंक्शंस, उसके कॉम्प्लीमेंट्री इश्यूज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये सबसे छोटी यूनिट है, इसको तो मैक्सिमम आई थिंक 10 से 12 मार्क्स ये पक्का ही कवर करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4। ये सेकंड स्मॉलेस्ट यूनिट है क्योंकि पहली वाली मनी मार्केट है, ठीक है। ये आपको आता होगा, डेफिनेटली आता होगा अगर आपने 11th में कॉमर्स पढ़ी है, और अगर नहीं भी पढ़ी है तो बीकॉम में आपने ये पढ़ा होगा। ये हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, और ये तो बिल्कुल ही बेसिक है, मतलब ये तो आना ही चाहिए। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आएगा, उसका इवैल्यूएशन आएगा, उसका फ्रेमवर्क आएगा, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स, business services, emerging mode of business, social responsibilities of business, business ethics, business स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज। बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें आएगा मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप एंड प्रोसेस एंड उसके बैरियर्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल ट्रेड, भी इसी का पार्ट है। इंटरनल ट्रेड में क्या आएगा, उसका मीनिंग, टाइप्स, सर्विस रेंडर्ड बाय होलसेलर एंड अ रिटेलर, टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड, लार्ज स्केल रिटेलर्स। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, ये भी बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जेन्युइनली। अगर आपको जितना भी कॉमन सेंस पता है ना इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, थोड़े बहुत टर्म्स ऐसे होंगे जो शायद आपको नहीं आते होंगे,
बट इसमें मैक्सिमम आपको आता होगा, आई कैन बेट ऑन दिस। देखो, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या आएगा, कॉन्सेप्ट आएंगे, बेनिफिट्स आएंगे। एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या आएगा, उसका मीनिंग, उसका प्रोसीजर। इम्पोर्ट ट्रेड में भी उसका मीनिंग, उसका प्रोसीजर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होते हैं, डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट्री इशूज ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की। बिजनेस इकोनॉमिक्स मोस्ट प्रोबेबली आपको आती होगी, स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में आएगा न्यूमेरिकल पोर्शन। बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसमें आएगी डेफिनेशन, नेचर एंड माइथोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी, उसमें मेजर्स आएंगे यूटिलिटी के। ये टफ यूनिट हो सकती है बहुत सारे बच्चों के लिए क्योंकि इकोनॉमिक्स मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं थी कभी भी। लॉ ऑफ डिमोनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी, डिमांड शेड्यूल कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, method of measure of elasticity of demand and elasticity of supply, consumer surplus, consumer equilibrium में आएगा, indifference curve analysis, production function आएगा, return to factors आएगा, different concept of cost of production, SAC, LAC curve, theory of exchange, form of market and market equilibrium under perfect competition, concept of economic growth and development, meaning and measure of national state income। नेशनल इनकम तो मैंने भी पढ़ा था, स्टेट इनकम पढ़नी पड़ेगी। और इसमें एक जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा अलग है, ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा कभी। एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, ये तो आपने पढ़ा होगा, एम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा एन ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। बट इतना फोकस मत करना, 2 से 3 नंबर का आएगा। आपको 98 नंबर नहीं लेके आने हैं, आपको 75 तक लेके आने हैं। तो ज़बरदस्ती का कोई नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश मत करना अभी। हाँ, आपको थोड़ा बहुत पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो वो भी ठीक है। अभी ज़बरदस्ती का मत घुसना इसमें। कॉम्प्लीमेंट्री इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि बहुत बार सिलेबस इतना ज़्यादा होता है ना, हमको चूज़ करना पड़ेगा कि हमको पढ़ना क्या है, सब नहीं पढ़ सकते लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में क्या है, नेचर, स्कोप, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी लिमिटेशंस, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग अ statistical investigation, method of collecting primary and secondary data, principle and method of sampling, method of classification and tabulation, graphical representation of data and its interpretation, measures of central tendency, uses, limitations, calculations of various averages, arithmetic mean, median mode, harmonic mean and geometric mean, dispersion, skewness, various measures, correlation, simple correlation, strategic diagram, Carl Pearson correlation, Pearson रैंक कोरिलेशन। उसके बाद है इंडेक्स नंबर, स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स एंड उत्तराखंड। उसके बाद यूनिट नंबर 6 ये, और ये लास्ट यूनिट है, ठीक है। लास्ट यूनिट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें है मार्केट मैनेजमेंट एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। मार्केट मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग सेगमेंट, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। उसके बाद है ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ लेना। प्राइसिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस पॉलिसी, डिटर्मिनेशन पॉलिसी, प्रमोशन एंड इट्स टाइप्स, कंटेम्प्रेरी इशूज इन मार्केटिंग। उसके बाद लास्ट टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, सोशल टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एंड लीगल डिटर्मिनेशन, कॉन्सेप्ट के बाद उसके फीचर्स, फिर उसके बाद LPG, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सॉरी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कस्टमर प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट, कस्टमर प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंटेम्प्रेरी इशूज इन बिजनेस। यही सारे के सारे टॉपिक्स हैं। कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, मत फोकस करना अभी, जेन्युइनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या 2 मार्क्स से, लेकिन ये सारा का सारा टॉपिक है, इससे बाहर और कुछ नहीं आने वाला है। तो ये कंसाइज्ड वीडियो है, और अभी प्लीज़ कीप स्टडिंग, क्योंकि अगले 15 दिन में एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम हमें अकेले ही देना है, कोई बच्चा आने वाला भी नहीं आएगा। जस्ट बी फोकस्ड,
watch this video. It will give you a complete picture of this specific examination. So thank you. Keep watching, keep supporting. Bye bye. Take care. Keep studying. This is the best time. ये peak time है. So open your books and just study. Thank you.